सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान अध्याय 16 जन आंदोलन का उदय पढ़ेंगे। लेसन प्लान के अनुसार हमारे अध्यापन बिंदु इस प्रकार: पहला, प्रस्तावना; दूसरा, जन आंदोलन से तात्पर्य; तीसरा, जन आंदोलन की प्रकृति एवं विशेषताएं; चौथा, सामाजिक एवं आर्थिक आंदोलन, जिसमें श्रमिक आंदोलन, कृषक आंदोलन, नारी गरिमा आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, ताड़ी विरोधी आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, महिला सशक्तिकरण आंदोलन, सूचना का अधिकार आंदोलन, अन्ना हजारे व भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, अब हम हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। अध्याय 16 जन आंदोलन का उदय। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये जन आंदोलन क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जन आंदोलन जनता की भलाई के मार्ग में आने वाली समस्याओं को दूर करने, प्रायः दलगत राजनीति से अलग हटकर जो आंदोलन चलाए जाते हैं उसे जन आंदोलन कहते हैं। तो बच्चों, अब हम जन आंदोलन का प्रस्तावना पढ़ेंगे। तो जन आंदोलन आजादी के 3 दशक बाद लोगों का धीरज टूटने लगा था। जनता की बेचैनी कई रूपों में अभिव्यक्त हुई। सन 1970 के दशक में विभिन्न सामाजिक वर्गों जैसे महिला, छात्र, सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग और किसानों को लग रहा था कि जो लोकतांत्रिक राजनीति है वो इनकी जरूरतों और मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। इसके चलते ये समूह अपनी आवाज बुलंद करने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों के झंडे के नीचे एकजुट हुए। इसके चलते ये समूह अपनी आवाज बुलंद करने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों में एकजुट हुए। इन आवाजों से आंदोलन का ज्वार उमड़ा और भारतीय राजनीति में नए सामाजिक आंदोलन सक्रिय हुए, जिनमें किसानों के आंदोलन, महिलाओं के आंदोलन, पर्यावरण तथा विकास को प्रभावित करने वाले लोगों का आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ताड़ी विरोधी आंदोलन और मंडल आयोग की रिपोर्ट का क्रियान्वयन प्रमुख आंदोलन थे। अब हम पढ़ेंगे बच्चों जन आंदोलन से तात्पर्य। तो जन आंदोलन को सामाजिक आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। समाज के विभिन्न समूह सामूहिक प्रयास से किसी स्पष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आंदोलन करते हैं। उन्हें यह लगता है कि उनकी आकांक्षाओं की उपेक्षा हो रही है या फिर विकास की दौड़ में उन्हें उचित भागीदारी नहीं मिल रही है। तब वे अपनी इच्छाओं को अभिव्यक्त करने के लिए आंदोलन की राह पकड़ते हैं। इसके कई प्रकार के माध्यम का वो इस्तेमाल करते हैं, जैसे सार्वजनिक सभा करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, रैली करते हैं और कभी कभी इन आंदोलनों का जो उद्देश्य होता है बदलाव लाने के बदले इसको रोकना होता है। लोकतंत्र में जन आंदोलनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इनकी प्रकृति अथवा स्वरूप निश्चित नहीं होता। ये कई प्रकार के हो सकते हैं। ये आंदोलन स्थानीय भी हो सकते हैं और देशव्यापी भी हो सकते हैं। स्थानीय आंदोलन किसी क्षेत्र विशेष को प्रभावित करता है, वहीं पर देशव्यापी आंदोलन राष्ट्र के किसी वर्ग अथवा समूह को प्रभावित करता है और उसके समर्थन में चलाया जाता है, जैसे महिला आंदोलन, राष्ट्रीय वर्ग आंदोलन, पिछड़ा वर्ग आंदोलन, किसान आंदोलन। तो ये सामाजिक मुद्दों को लेकर भी उभर सकते हैं। उदाहरण के लिए सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग आंदोलन सामाजिक भेदभाव, अस्पृश्यता, कुरीति आदि के विरोध में चलाया जाता है। इसी प्रकार कई आंदोलनों का संबंध पर्यावरण की रक्षा एवं विकास से प्रभावित लोगों के हितों के समर्थन में भी चलाया जाता है। चिपको आंदोलन और नर्मदा आंदोलन ऐसे ही आंदोलन।
अब हम पढ़ेंगे बच्चों जन आंदोलन की प्रकृति व विशेषताएं। तो इसमें कुछ खास शब्द है बच्चों जिनको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे लामबंद शब्द कई बार आया, इस अध्याय में लामबंद शब्द कई बार आया। तो लामबंद का मतलब होता है कि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में लोगों को एकजुट या संगठित करना लामबंद कहलाता है। तो बच्चों अब हम जन आंदोलन की प्रकृति की विशेषता पढ़ेंगे। तो जन आंदोलन की प्रकृति, इसकी क्या विशेषता है? तो पहला चीज, जन आंदोलन की पहली विशेषता होती है जनमत। जनमत मतलब जनता का मत, जनता के विचार। तो जनमत, लोकतंत्र जन आंदोलन में जनमत महत्वपूर्ण है। तो जन आंदोलन जनमत के निर्माण में भूमिका निभाते हैं। जिस सरकार द्वारा जन आंदोलनों का समाधान नहीं होता और आंदोलन तीव्र और हिंसात्मक रूप ले लेते हैं तो उस दल की नए चुनाव में जीत की संभावना कम हो जाती है। इसलिए कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उसके कार्यकाल में जन आंदोलन हो। किसी सरकार के कार्यकाल में जन आंदोलन का न होना या कम होना सरकार की सफलता का सूचक माना जाता है। जन आंदोलन की प्रकृति की दूसरी विशेषता बच्चों, जन आकांक्षा। जन आकांक्षा जनताओं की इच्छा को जन आकांक्षा कहते हैं। तो जन आंदोलन समय समय पर सरकार को लोगों की इच्छाओं तथा आवश्यकताओं के साथ साथ समय के बदलाव के साथ पैदा हुई नई समस्याओं तथा कठिनाइयों से अवगत कराते रहते हैं और उस सरकार को जन कल्याण के साथ सामाजिक आर्थिक विकास की दिशा में आवश्यक कदम उठाने में मार्गदर्शन करते हैं। इसी प्रकार जन आंदोलन समय के बदलाव के साथ उभरी हुई जो नई नई समस्याएं रहती है, नए मुद्दों तथा लोगों की उभरती आकांक्षाओं पर प्रकाश डालते हैं, सामाजिक परिवर्तन को तेज करने में सहायक होते हैं। अब हम जन आंदोलन की प्रकृति की तीसरी विशेषता पढ़ेंगे बच्चों। तो जनता तथा सरकार के मध्य में सेतु का कार्य करती है जन आंदोलन। तो जन आंदोलन जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करते हैं, सरकार को जनता से बांधे रखते हैं। ऐसा ना हो तो सरकार जनता से दूर चली जाती है और लोकतंत्र में कमजोरी आती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन आंदोलन सरकार के प्रति जनता के रोष, गुस्से और विरोध की अभिव्यक्ति का प्रभावशाली साधन भी होते हैं और लोगों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी व्यवहारिक बनाते हैं। अब हम जन आंदोलन की प्रकृति का चौथा विशेषता पढ़ेंगे बच्चों, नए मुद्दों का समाधान। तो जन आंदोलन से समाज कल्याण, पर्यावरण की रक्षा, मानव अधिकारों की रक्षा जैसे कई मुद्दे उभरते हैं, उनका समाधान भी होता रहता है। जन आंदोलन समाज कल्याण को बढ़ावा दिए जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, जन आंदोलन कभी सामाजिक तो कभी राजनीतिक आंदोलन का रूप भी ले सकते हैं और ये अक्सर आंदोलन दोनों ही रूपों में तालमेल बना करके हमको नजर आते हैं। उदाहरण के लिए हम अपने स्वाधीनता आंदोलन को ही ले लें, यह मुख्य रूप से राजनीतिक आंदोलन था, लेकिन हम जानते हैं कि औपनिवेशिक दौर में सामाजिक आर्थिक मसलों पर भी विचार मंथन चला, जिससे अनेक स्वतंत्र सामाजिक आंदोलनों का जन्म हुआ, जैसे जाति प्रथा विरोधी आंदोलन, नारी कल्याण आंदोलन, मुक्ति आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन, शिक्षा प्रसार आंदोलन, छुआछूत विरोधी आंदोलन। ये सभी सामाजिक आंदोलन कहे जा सकते हैं। इन आंदोलनों का जन आंदोलन स्वाधीनता के समय जन्म हुआ। अब हम जन आंदोलन की छठवीं प्रकृति पढ़ेंगे बच्चों, छठवीं विशेषता जन आंदोलन का। तो इसके अंतर्गत बताया गया है कि अनेक आंदोलन 19वीं और 20वीं शताब्दी में सर्वहारा वर्गों के हितों में चलाए गए, जैसे किसान सभा आंदोलन और मजदूर संगठनों का आंदोलन। कुछ आंदोलन आजादी के बाद के दौर में भी चलते रहे। मुंबई, कोलकाता और कानपुर जैसे बड़े शहरों में औद्योगिक मजदूरों के बीच में मजदूर संगठनों के आंदोलन का एक बड़ा रूप रहा है, बड़ा जोर रहा है उनका। सभी बड़ी पार्टियों ने इन तबकों के मजदूरों को लामबंद करने के लिए अपने अपने मजदूर संगठन बनाए। अब जन आंदोलन के हम सातवीं प्रकृति पढ़ेंगे बच्चों, सातवीं विशेषता पढ़ेंगे। तो
दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आने वाले तेलंगाना क्षेत्र के किसान कम्युनिस्ट पार्टियों के नेतृत्व में लामबंद हुए। इन्होंने काश्तकारों के बीच जमीन के पुनर्वितरण की मांग की। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में किसान तथा कृषि मजदूरों ने मार्क्सवादी, लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में अपना विरोध जारी रखा। अब हम जन आंदोलन की आठवीं विशेषता पढ़ेंगे बच्चों कि भारत के कुछ दल आधारित आंदोलन सीधी कार्रवाई और हिंसा में विश्वास करने वाले दिखाई दिए। इस संदर्भ में इतिहासकार और विद्वान मार्क्सवादी, लेनिनवादी अथवा नक्सलवादी आंदोलन के नाम देते हैं। किसान और मजदूरों के आंदोलन का मुख्य जोर आर्थिक अन्याय और असमानता के मसले पर रहा। ऐसे आंदोलनों ने औपचारिक रूप में चुनाव में भाग तो नहीं लिया, लेकिन राजनीतिक दलों से इनकी नजदीकियां कायम रही। इन आंदोलनों में शरीफ कई व्यक्ति और संगठन राजनीतिक दलों में सक्रिय रूप से जुड़े। ऐसे कुछ जुड़ाव से दलगत राजनीति में विभिन्न सामाजिक तबकों की बेहतर नुमाइंदगी सुनिश्चित हुई। अब हम पढ़ेंगे बच्चों राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन। तो ये जो आंदोलन थे, इनके जो उभरने का प्रमुख कारण था, राजनीतिक दलों के स्वतंत्र आंदोलन उभरने का प्रमुख कारण था पहला जनता पार्टी का बिखरा। तो अनेक विचारकों के अनुसार सन 1970 और सन 1980 के दशक में समाज के कई तबकों का राजनीतिक दलों के आचार व्यवहार से मोहभंग हो गया। इसका तात्कालिक कारण जनता पार्टी के रूप में गैर कांग्रेसवाद का प्रयोग कुछ खास नहीं चल पाया और इसकी असफलता से राजनीतिक दल अस्थिरता का माहौल कायम हो गया। दूसरा, नियोजन प्रणाली की असफलता। तो गैर राजनीतिक स्वतंत्र आंदोलनों के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की खोज करें तो पता चलेगा कि सरकार की आर्थिक नीतियों से भी लोगों का जो मोह भंग हो गया था। देश की आजादी के बाद नियोजित विकास का मॉडल बनाया गया। इस मॉडल को अपनाने के पीछे दो लक्ष्य थे, पहला आर्थिक समृद्धि और दूसरा आय का समतापूर्ण बंटवारा। आजादी के शुरुआती 20 सालों में अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में उल्लेखनीय समृद्धि हुई, लेकिन इसके बावजूद देश में गरीबी और असमानता बड़े पैमाने पर बरकरार रही। आर्थिक समृद्धि के लाभ समाज के हर तबके को समान मात्रा में नहीं मिले। जाति और लिंग पर आधारित असमानताओं ने गरीबी के मसले को और ज्यादा जटिल बना दिया। शहरी औद्योगिक क्षेत्र तथा ग्रामीण कृषि क्षेत्र के बीच में जो खाई थी उसको बांटी नहीं जा सकती थी। समाज के विभिन्न समूहों के बीच में अन्याय का भाव पैदा हुआ। तीसरा कारण था बच्चों लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी राजनीति में लोगों का अविश्वास था। राजनीतिक धरातल पर सक्रिय कई समूहों का विश्वास लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी राजनीति से उठ गया था। ये समूह दलगत राजनीति से अलग हुए और अपने विरोध को स्वर देने के लिए इन्होंने आवाम को लामबंद करना शुरू कर दिया। इस काम में छात्र तथा समाज के विभिन्न तबकों के राजनीतिक कार्यकर्ता आ गया और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग तथा आदिवासी समूहों को लामबंद करना शुरू किया। चौथा कारण था बच्चों मध्य वर्ग के रचनात्मक कार्यक्रम। तो प्रायः तारीख इस बात की गवाही देती है कि अनेक देशों में महत्वपूर्ण आंदोलनों की पृष्ठभूमि तैयार करने में स्वयंसेवी संगठनों की अहम भूमिका रहती है। स्वतंत्रता के उपरांत भारतीय मध्य वर्ग के युवा कार्यकर्ताओं ने गांव के गरीब लोगों के बीच में रचनात्मक कार्यक्रम तथा सेवा संगठन चलाए। इन संगठनों के सामाजिक कार्यों की प्रकृति स्वयंसेवी थी, इसलिए इन संगठनों को स्वयंसेवी संगठन या स्वयंसेवी क्षेत्र के संगठन कहा गया। ऐसे संगठनों ने अपने को दलगत राजनीति से दूर रखा। स्थानीय अथवा क्षेत्रीय स्तर पर ये संगठन न तो चुनाव लड़े और न ही इन्होंने किसी एक राजनीतिक दल को अपना समर्थन दिया। ऐसे अधिकांश संगठन राजनीति में विश्वास करते थे और उनमें भागीदारी भी करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने राजनीतिक भागीदारी के राजनीतिक दल को नहीं चुना। इनमें अनेक प्रबुद्ध नागरिक भी थे जो अपने विचारों और लेख से अनेक लोगों को प्रभावित कर सकते थे।
देश के अनेक गैर सरकारी संगठन राष्ट्र के शहरी और ग्रामीण इलाकों में लगातार सक्रिय है। अब इनकी प्रकृति बदल गई है। अनेक संगठनों का वित्त पोषण विदेशी एजेंसियों से होने लगा है। ऐसी एजेंसियों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सर्विस एजेंसियां भी शामिल है। इन संगठनों को बड़े पैमाने पर विदेशी धनराशि प्राप्त होती है, जिससे स्थानीय पहल का आदर्श कुछ कमजोर हुआ है। इस प्रकार जन आंदोलन की प्रकृति व विशेषताओं से यह स्पष्ट होता है कि जन आंदोलन राजनीतिक दलों व सरकारों के द्वारा जनता की जरूरत और मांगों पर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण उत्पन्न होता है। यदि किसी दल से प्रेरित भी हो सकता है या स्वतंत्र भी, अधिकांशतः जन आंदोलन राजनीति से प्रेरित नहीं होती। जन आंदोलन सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, मानवाधिकार संबंधी, शोषित वर्गों संबंधी, किसी विशेष क्षेत्र की उपेक्षा संबंधित हो सकती है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण जन आंदोलनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रमुख जन आंदोलनों में सामाजिक व आर्थिक आंदोलन। तो बच्चों, ये सामाजिक आंदोलन, इसका क्या अभिप्राय है? तो प्रमुख जन आंदोलनों में पहला है सामाजिक आंदोलन। और ये जो सामाजिक आंदोलन है, इसका क्या अभिप्राय है? तो जब एक सामान्य व्यक्ति सामाजिक आंदोलन शब्द का प्रयोग करता है, तो उसके मस्तिष्क पर सामाजिक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन के द्वारा निर्देशित बड़ी संख्या के लोगों का एक कार्यक्रम है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे बच्चों, आर्थिक आंदोलन। तो आर्थिक आंदोलन आर्थिक क्षेत्र में जन सामान्य के हितों की सुरक्षा करने अथवा उनमें परिवर्तन लाने से होता है। तो इस प्रकार बच्चों, सामाजिक और आर्थिक आंदोलन पर्याप्त संगठित होते हैं। इन संगठनों के अपने उद्देश्य होते हैं और ये उद्देश्य प्राप्त करने के लिए ये दीर्घकालीन प्रयास करते हैं। प्रायः इनका उद्भव सामाजिक और आर्थिक असमानता के कारण होता है। अतः सामाजिक आंदोलन सामाजिक समस्या से संबंधित होते हैं, वहीं पर आर्थिक आंदोलन आर्थिक समस्या से संबंधित होते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं। तो सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, सामाजिक आंदोलन एक गैर सरकारी तथा जनता का स्वैच्छिक प्रयास। दूसरा, सामाजिक आंदोलन लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था से संचालित होती है। तीसरा, सामाजिक आंदोलन एक सामूहिक प्रयास है। चौथा, सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य किसी सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करने से होता है, जैसे महिलाओं की स्थिति, उसमें सुधार करना, मानवाधिकार की रक्षा करना, कमजोर वर्गों के कल्याण व विकास पर ध्यान देना। इस प्रकार सामाजिक आंदोलन की पांचवी विशेषता बच्चों, आमतौर पर लोकतंत्र में यह आंदोलन शांतिपूर्ण साधनों को अपनाए जाते हैं। जैसे यदा कदा यह आंदोलन कभी कभी हिंसात्मक रूप भी ग्रहण कर लेता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों नए सामाजिक आंदोलन। तो ये नए सामाजिक आंदोलन किसे कहते हैं? तो नए सामाजिक आंदोलन का ही एक रूप है। सन 1960 के दशक में पश्चिमी देशों में औद्योगिक समाज के पश्चात जो परिस्थितियां निर्मित हुई, उसमें जिन सामाजिक आंदोलनों का उदय हुआ, उन्हें नए सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। इन आंदोलनों का नयापन इस बात में था कि इनका उद्देश्य पूर्व के आंदोलनों, उदाहरण के लिए श्रमिक आंदोलन की भांति आर्थिक लाभ प्राप्त करना न होकर सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव अथवा सामाजिक हित की पूर्ति करना होता है। उदाहरण के लिए महिलाओं की रक्षा, पर्यावरण अथवा मानवाधिकारों की रक्षा के लिए चलाए गए आंदोलनों को नए आंदोलन कहा गया। प्रसिद्ध विचारक हबरमास ने इन्हें नई राजनीति की संज्ञा दी है। भारत में इस तरह के आंदोलन का विकास सन 1970 के दशक में आपातकाल की परिस्थिति में नागरिक अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से हुआ था। अब हम पढ़ेंगे बच्चों नए आंदोलन किस प्रकार पुराने सामाजिक आंदोलन से भिन्न है। तो नए सामाजिक आंदोलन की कुछ विशेषताएं हैं जो उन्हें पुराने सामाजिक आंदोलन से अलग करती है। तो पहली विशेषता जो इनको पुराने सामाजिक आंदोलन से अलग करती है, तो
पहली विशेषता इनकी यह है कि पुराने आंदोलनों के विपरीत नए सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य आर्थिक हित न होकर के सामाजिक व सांस्कृतिक हितों की पूर्ति करना होता है। दूसरी विशेषता, नए आंदोलन स्वैच्छिक आधार पर चलाए जाते हैं। लोकहित से इनका संबंध होने के कारण इन्हें जनता का अपने आप समर्थन प्राप्त हो जाता है। तीसरी विशेषता बच्चों, पुराने आंदोलनों के विपरीत नए सामाजिक आंदोलन का गठन शिथिल होता है। इनका कोई औपचारिक संगठन नहीं होता। जब तक जनता का समर्थन प्राप्त होता रहता है तब तक ये आंदोलन स्वतः चलते रहते हैं। तो बच्चों अब हम एक तीसरी विशेषता पढ़ेंगे कि ये जो आंदोलन है राजनीतिक आंदोलन नहीं होते और ना ही किसी राजनीतिक विचारधारा से बंधे होते हैं। इनके विचार इनके मुख्य मुद्दों के अनुसार होते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों सामाजिक आंदोलन के प्रकार। तो सामाजिक आंदोलनों को हम विभिन्न उद्देश्यों के आधार पर 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला होता है प्रवासी आंदोलन। तो प्रवासी आंदोलन, प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का जाना, वो प्रवास का। तो प्रवासी आंदोलन उत्तम भविष्य की उम्मीद में जब एक बृहद जन समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ प्रवास करता है तब इस प्रकार के प्रवासों में इस आंदोलन का जन्म होता है। उदाहरण के लिए सन 1971 में बांग्लादेश से भारत की ओर प्रवासी आंदोलन का एक श्रेष्ठ नमूना है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे बच्चों प्रतिरोध अथवा प्रतिक्रियावादी आंदोलन। तो इस आंदोलन के अनुसार जब आंदोलन बदलाव के किसी पक्ष से अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए चलाए जाते हैं तो इसे प्रतिरोध अथवा प्रतिक्रियावादी आंदोलन कहते हैं। प्रतिरोध अथवा प्रतिक्रियावादी आंदोलन का प्रमुख कारण सामुदायिक हितों के प्रति आघात होता है। अतः किसी समुदाय विशेष के लोगों द्वारा प्राचीन व्यवस्था को लागू करने के लिए बदलाव के प्रतिरोध में आंदोलन चलाया जाता है। तीसरा आंदोलन है सुधार आंदोलन। तो सुधार आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य एक आदर्श समाज की स्थापना करना होता है। अतः इस प्रकार के आंदोलन के अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था के किसी विशिष्ट अंग में सुधार की मांग की जाती है, न कि संपूर्ण व्यवस्था को उन्मूलित कर नई व्यवस्था की स्थापना की जाती है। चौथा आंदोलन पढ़ेंगे बच्चों क्रांतिकारी आंदोलन। तो सामाजिक आंदोलन का यह जो प्रकार है क्रांतिकारी आंदोलन, ये उग्र प्रवृत्ति का आंदोलन है। क्रांतिकारी आंदोलन संपूर्ण व्यवस्था को बदलकर नई व्यवस्था की स्थापना करने के लिए चलाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों सामाजिक सुधार अथवा धार्मिक आंदोलन। तो 19वीं सदी के भारतीय समाज में कई कुरीतियां मौजूद थी, जैसे सांप्रदायिक ईर्षा और द्वेष, जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता, बाल विवाह, कन्या हत्या, समुद्र यात्रा निषेध, सती प्रथा, सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग, विधवा विवाह निषेध, आडंबर मूर्ति पूजा और अंधविश्वास, ये जो है धार्मिक जीवन का एक रूप हो गया था। ऐसी स्थिति में सामाजिक सुधार का प्रारंभ राजा राममोहन राय से हुआ। उन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना, समाज सुधारक के रूप में कार्य करते हुए राजा राममोहन राय ने उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज ने सती प्रथा बंद कराने के लिए सन 1829 में सफलता प्राप्त की, जब लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कानून बनाकर सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। राजा राममोहन राय स्त्रियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिलाना चाहते थे। वे विधवा विवाह के समर्थन में थे और बहु विवाह के विरोधी थे। उनका विश्वास था कि जाति प्रथा का उन्मूलन करके ही स्वतंत्रता और समानता के आधार पर लोकतांत्रिक समाज की स्थापना की जा सकती है। ब्रह्म समाज जहां बंगाल में मुख्य रूप से कार्य कर रहा था,
वहीं महाराष्ट्र में सन 1849 में परमहंस सभा तथा सन 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना सभा की स्थापना की। इस सभा ने जाति प्रथा का विरोध किया और अंतर जाति विवाह, विधवा विवाह पर बल दिया। इस सभा ने पिछड़े व सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों की दशा सुधारने के लिए कई लोक कल्याणकारी संस्थाओं का संगठन किया। एक अन्य संस्था थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारतीय समाज सुधार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कर पूरे राष्ट्र में सुधारवादी आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। स्वामी विवेकानंद ने भारतीयों में सुधार के प्रति जो भाव जागृत किया, उसका प्रभाव भी काफी रहा। उनके द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन ने समाज सुधार और समाज सेवा के लिए बहुत काम किया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों श्रमिक आंदोलन। तो सन 1850 व सन 1859 के बीच का जो दशक है भारत की औद्योगिक क्रांति के चरम को प्रकट करता है। इस काल में भारत का औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ। यहाँ कोयला का उत्खनन, जूट और सूती कपड़े का कार्य बड़े पैमाने पर प्रारंभ हुआ। भारत जो मूलतः कृषि प्रधान देश है, औद्योगिकरण के बढ़ते प्रभाव ने सामाजिक व्यवस्था में हलचल पैदा कर दी। धीरे धीरे श्रमिक शक्ति विकसित हुआ। इससे उन्हें अपने शोषण के विरुद्ध खड़े होने के लिए शक्ति मिली। इस शोषण के विरुद्ध श्रमिकों के असंतोष के प्रारंभिक संकेत सन 1870 से हमें दिखाई पड़ते हैं। सन 1877 में सर्वप्रथम नागपुर की एम्प्रेस मिल में हड़ताल हुई। सन 1882 से सन 1890 के बीच मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों में 25 हड़तालें हुई। यद्यपि श्रमिक अभी भी पूरी तरह संगठित नहीं थे, लेकिन 1884 ईस्वी में एन.एम. लोखंडे ने मजदूरों की मुंबई में एक विशाल सभा करके एक उदाहरण पेश कर दिया। इसके बाद अनेक श्रमिक संघ बने, जैसे अमलगमेटेड सोसाइटी ऑफ रेलवे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया एंड बर्मा, दूसरा प्रिंटर्स यूनियन सन 1905 में, पोस्टल यूनियन सन 1907 में। तो इस प्रकार से कई संगठन बने। साम्राज्यवाद के विरुद्ध श्रमिक शक्ति संगठन होने लगी। सन 1918 में बीपी वाडिया ने मद्रास श्रमिक संघ बनाकर पहला व्यवस्थित प्रयास किया। सन 1918 में ही अहमदाबाद में एक हड़ताल का नेतृत्व कर गांधी जी ने श्रमिक आंदोलनों को सत्याग्रह का रूप प्रदान कर दिया। सन 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में बनी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना ने श्रमिक शक्ति को पूरी तरह महत्ता प्रदान कर दी। सन 1947 में भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई और सन 1948 में हिंद मजदूर सभा की स्थापना हुई। स्वतंत्रता के पूर्व के श्रमिक आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलनों को जन आंदोलन बनाने में सुचारू स्वरूप परिचय दिया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कृषक आंदोलन। तो आधुनिक भारत में कृषक आंदोलन भी काफी महत्वपूर्ण है, जिनके माध्यम से न केवल कृषि क्षेत्र में सुधार हुए, अपितु किसान वर्ग ने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी व्यापक सहभागिता प्रदान की। इस संदर्भ में 1855 से 56 में संथाल विद्रोह प्रमुख है। संथालों के विद्रोह को यद्यपि कुचल दिया गया, किंतु सन 1885 में सरकार ने बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित कर संथालों की कुछ बातों को मान लिया और सामंतों पर लगाम कस ली। इसके साथ ही बंगाल में नील कृषक विद्रोह भी प्रारंभ रहा। नील की खेती करने वाले किसान, विशेषकर दरभंगा और चंपारण के काश्तकारों ने सन 1866 से 1868 में विद्रोह भी किया। चंपारण के यूरोपीय नील उत्पादक वहां के कृषकों का अमानवीय शोषण करते। फलस्वरूप किसानों ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में सन 1917 में आंदोलन किया। कृषकों ने नील का उत्पादन बंद कर दिया। सरकार ने पहले तो कठोर कदम उठाए, फिर आंदोलनकारियों के सामने झुकते हुए चंपारण कृषि अधिनियम पारित कर
नील उत्पादकों के द्वारा अत्यधिक मुनाफे पर रोक लगा दी। सन 1929-30 में गांधी जी के कहने पर सरदार पटेल ने बारदोली के किसानों के सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया। सन 1940 के तेलंगाना कृषक आंदोलन ने कालांतर में हिंसात्मक रूप ग्रहण कर लिया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों किसान आंदोलन का उदय। तो बच्चों यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन, जिसको बीकेयू कहा गया, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म इसका बीकेयू। तो कभी कभी मान लो आपसे कोई पूछे कि बीकेयू का फुल फॉर्म बताइए, तो आपको बताना है भारतीय किसान यूनियन। तो बच्चों बीकेयू भारतीय किसान यूनियन, किसान आंदोलन का उदय, अब ये पढ़ेंगे। तो इसके कारण, किसान आंदोलन के उदय के कारण, जनवरी सन 1988 में उत्तर प्रदेश के एक शहर मेरठ में लगभग 20,000 किसान जमा हुए। ये किसान सरकार के द्वारा बिजली की दर में की गई बढ़ोतरी का विरोध कर रहे थे। किसान द्वारा जिला समाहर्ता के दफ्तर के बाहर 3 हफ्तों तक डेरा डालकर रखे हुए थे। इसके बाद इनकी मांग को मान ली गई। किसानों का यह बड़ा अनुशासित धरना था और जिन दिनों वे धरने पर बैठे थे उन दिनों आसपास के गांव से उन्हें निरंतर राशन पानी भी मिलता था। किसान आंदोलन के उदय का दूसरा कारण बच्चों, भारतीय किसान यूनियन द्वारा मेरठ में आयोजित जनवरी सन 1988 की विशाल सभा और धरना उसके प्रभाव और महत्व के लिए वरदान साबित हुआ। इस धरने को ग्रामीण शक्ति का या काश्तकारों की शक्ति का एक बड़ा प्रदर्शन माना गया। कालांतर में भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों का एक संगठन बन गया। यह 80 के दशक में किसान आंदोलन के अग्रणी संगठनों में से एक था। किसान आंदोलन के उदय का तीसरा कारण बच्चों, देश की सरकार ने जब हरित क्रांति की नीति अपनाई तो सन 1960 के दशक के अंतिम सालों में हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को फायदा होना शुरू हो गया, जब इन इलाकों में गन्ना और गेहूं मुख्य नकदी फसलें पैदा हुई। सन 1980 के दशक के उत्तरार्ध से भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के प्रयास हुए और इसी क्रम में नकदी फसल के बाजार को संकट का सामना करना पड़ा। भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने और गेहूं की सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी करने के कृषि उत्पादों की अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगी प्रतिबंध को हटाने और उचित दर पर गारंटी शुदा बिजली आपूर्ति करने तथा किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान करने की मांग की। किसान आंदोलन के उदय का चौथा कारण बच्चों, भारतीय किसान यूनियन द्वारा व्यापारिक फसलों के न्यूनतम मूल्य बढ़ाने एवं नियमित रूप से बिजली आपूर्ति की गारंटी की मांग देश के अन्य किसान संगठनों ने भी उठाई। महाराष्ट्र के शेतकारी संगठन ने किसानों के आंदोलन को इंडिया की ताकतों यानी शहरी औद्योगिक क्षेत्र के खिलाफ भारत यानी ग्रामीण कृषि क्षेत्र का संग्राम करार दिया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों किसान आंदोलन की विशेषताएं और गतिविधियां। तो किसान आंदोलन की पहली विशेषता, सरकार पर अपनी मांगों को मानने के लिए दबाव डालने के क्रम में भारतीय किसान यूनियन ने रैली, धरना प्रदर्शन और जेल भरो अभियान का सहारा लिया। इन कार्रवाइयों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के इलाके के गांव के हजारों हजार, कभी कभी तो 1 लाख से भी ज्यादा किसानों ने भाग लिया। पूरे 80 के दशक भर भारतीय किसान यूनियन ने राज्य के अनेक जिला मुख्यालयों पर इन किसानों की विशाल रैली आयोजित की। देश की राजधानी दिल्ली में भी भारतीय किसान यूनियन ने रैली का आयोजन किया। दूसरी विशेषता बच्चों भारतीय किसान यूनियन की, इस लामबंदी का एक नया पक्ष यह था कि किसानों के जातिगत जुड़ाव का इस्तेमाल भी किया गया। भारतीय किसान यूनियन के अधिकांश सदस्य एक खास समुदाय के थे। इस संगठन ने जातिगत समुदाय को आर्थिक मसले पर एकजुट करने के लिए जाति पंचायत की परंपरागत संस्था का उपयोग किया। यह संगठन अपने सदस्यों के जातिगत, वंशगत,
संपर्क जाल पर आधारित था। भारतीय किसान यूनियन के लिए धनराशि और संसाधन इन्हीं संपर्क तंत्रों से जुटाए जाते थे और इन्हीं के सहारे भारतीय किसान यूनियन की गतिविधियां भी संचालित होती थी। भारतीय किसान यूनियन की तीसरी विशेषता बच्चों, सन 1990 के दशक के शुरुआती सालों में भारतीय किसान यूनियन ने अपने को सभी राजनीतिक दलों से दूर रखा। अपने सदस्यों की संख्या बल के दम पर राजनीति में एक दबाव समूह की सक्रिय भूमिका निभाई। इस संगठन ने राज्यों में मौजूद अन्य किसान संगठनों को साथ लेकर अपने मुख्य मांगों को मनवाने में सफलता पाई। इसी अर्थ में किसान आंदोलन ने 80 के दशक में सबसे ज्यादा सफल आंदोलन किया। इस आंदोलन की सफलता के पीछे इसके सदस्यों के राजनीतिक मोल भाव करने की क्षमता का हाथ था। भारतीय किसान यूनियन की चौथी विशेषता बच्चों, किसान आंदोलन मुख्य रूप से देश के समृद्ध राज्यों में सक्रिय था। खेती को अपनी आजीविका का आधार बनाने वाले अधिकांश भारतीय किसानों के विपरीत भारतीय किसान यूनियन जैसे संगठनों के सदस्य बाजार के लिए नकदी फसल उगाते थे। भारतीय किसान यूनियन की पांचवी विशेषता बच्चों, भारतीय किसान यूनियन की तरह राज्यों के अन्य किसान संगठनों ने अपने सदस्य उन समुदाय के बीच बनाए जिनका चुनावी क्षेत्र राजनीति में जो रसूख रखते थे। महाराष्ट्र का शेतकारी संगठन और कर्नाटक का रैयत संघ ऐसे किसान संगठनों के जीवंत उदाहरण हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों नारी गरिमा आंदोलन। तो भारत के मध्यकाल और आधुनिक काल के प्रारंभ में महिलाओं की वही स्थिति थी जो सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग एवं पिछड़ों की थी। भारतीय पुनर्जागरण के प्रवर्तक राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों की स्थिति में सुधार हेतु व्यापक विचार प्रस्तुत कर आगे के वर्षों में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए मार्ग प्रशस्त किया। भारत राष्ट्र निर्माण के साथ साथ भारतीय नारी की छवि भी नए सिरे से प्रभाषित होने लगी। नव जागरण काल में सुधारवादी आंदोलन की लहर ने स्त्रियों की स्थिति में सुधार हेतु लोगों को प्रेरित किया। इनमें कई महिलाएं समाज सुधारक बनकर सामने आई, जैसे सावित्रीबाई फुले, पंडित रमाबाई, स्वर्ण कुमारी देवी। ये प्रमुख रूप से महिलाएं समाज सुधार के लिए सामने आई। ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई ने महिला शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य अपने हाथों में ले लिया और बाल विवाह प्रतिबंध, विधवा विवाह को प्रोत्साहन, सती प्रथा की रोकथाम आदि क्षेत्रों में बहुत कार्य किया। पंडित रमाबाई ने सन 1882 में आर्य महिला समाज की स्थापना की और महिला मुक्ति के लिए प्रयास किए। उन्होंने सन 1889 में विधवाओं के लिए शारदा सदन, सन 1900 में मुक्ति सदन की स्थापना की। सन 1910 से 1920 वाले दशक में भारत व्यापी महिला संगठन बनाने की पहल हुई। सन 1917 में मद्रास में भारतीय महिला एसोसिएशन, सन 1926 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना हुई। स्वाधीनता आंदोलन के साथ साथ नारी गरिमा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाली श्रीमती एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा, कमला नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित, सुभद्रा कुमारी चौहान, अरुणा आसफ अली आदि प्रमुख। नारी महिला आंदोलनों ने आंशिक सफलता अवश्य प्राप्त की, किंतु नारी आज भी उचित स्थिति प्राप्त करने के लिए आंदोलन करती है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों ताड़ी विरोधी आंदोलन। बच्चों ताड़ी विरोधी आंदोलन मार्च 2020 की परीक्षा में आ चुका है, इसको अच्छे ध्यान से सुनेंगे, है ना। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन, इसका पहला कारण है ना। तो पहला, जिन दिनों भारतीय किसान यूनियन उत्तर में किसानों को लामबंद कर रहा था, उसी समय एक अलग तरह का आंदोलन दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश में आकार ले रहा था। यह महिलाओं का एक स्वस्फूर्त आंदोलन था। ये महिलाएं अपने आस पड़ोस में मदिरा की बिक्री पर पाबंदी की मांग कर रही थी। ताड़ी विरोधी आंदोलन का दूसरा कारण,
वर्ष सन 1992 के सितंबर और अक्टूबर माह में इस तरह की खबरें तेलुगु प्रेस में लगभग रोज दिखती थी। गांव का नाम बदल जाता था, खबरें वही होती थी। ग्रामीण महिलाओं ने शराब के खिलाफ लड़ाई छेड़ रखी थी। यह लड़ाई माफिया और सरकार दोनों के खिलाफ थी। इस आंदोलन ने ऐसा रूप धारण किया कि इसे राज्य में ताड़ी विरोधी आंदोलन के रूप में जाना गया। ताड़ी विरोधी आंदोलन का तीसरा रूप, जहां तक ताड़ी आंदोलन की उत्पत्ति का सवाल है, हम यह कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के दूर दराज इलाके के गांव दुबरगट्टा में सन 1990 के शुरुआती दौर में महिलाओं के बीच प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में पंजीकरण कराया। कक्षाओं में महिलाएं घर के पुरुषों के द्वारा देसी शराब, ताड़ी आदि की पीने की शिकायतें करती थी। ग्रामीणों को शराब की गहरी लत लग चुकी थी। इसके चलते वे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो चुके थे। शराबखोरी से क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो चुकी थी। शराब की खपत बढ़ने से कर्ज का बोझ बढ़ा। पुरुष अपने काम में लगातार गैर हाजिर होने लगे। चौथा कारण बच्चों, ताड़ी विरोधी आंदोलन का दो परस्पर विरोधी गुट दृष्टिगोचर हुए। एक ओर शराब माफिया, दूसरी ओर ताड़ी के उपयोग करने के कारण पीड़ित परिवार। शराब के ठेकेदार ताड़ी व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखने के लिए अपराधों में व्यस्त थे। शराबखोरी से सबसे ज्यादा दिक्कत महिलाओं को हो रही थी। इससे परिवार की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी। परिवार में तनाव व मारपीट का माहौल बनने लगा। ताड़ी विरोधी आंदोलन का पांचवा कारण बच्चों, ताड़ी विरोधी आंदोलन में नेल्लोर की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर प्रभावशाली भूमिका निभाई। वे ताड़ी के खिलाफ आगे आई और उन्होंने शराब की दुकानों को बंद करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। ये खबर तेजी से फैली और करीब 5000 गांवों की महिलाओं ने आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। प्रतिबंध संबंधी एक प्रस्ताव को पास कर इसे जिला कलेक्टर को भेजा गया। नेल्लोर जिले में ताड़ी की नीलामी 17 बार रद्द हुई। नेल्लोर जिले का यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गया। ताड़ी विरोधी आंदोलन का छठवां कारण बच्चों, ताड़ी विरोधी आंदोलन समय के साथ साथ अनेक युद्धों और पहलुओं को आंध्र प्रदेश और देश के अन्य भागों के लोगों के सामने अनेक तथ्य उजागर करने लगा। निसंदेह ताड़ी विरोधी आंदोलन का नारा बहुत साधारण था, ताड़ी की बिक्री बंद करो। लेकिन इस साधारण नारे ने क्षेत्र के व्यापक सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों तथा महिलाओं के जीवन को बड़ा गहरा प्रभावित किया। आंदोलन ने पहली बार महिलाओं को घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों पर बोलने का मौका दिया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों जनजातीय या आदिवासी आंदोलन। तो जनजाति या आदिवासी विश्व के लगभग सभी भागों में पाए जाते हैं। इन आदिवासियों की अपनी विशिष्ट संस्कृति, परंपराएं, प्रथाएं, धार्मिक विश्वास होते हैं तथा इनका व्यवसायिक ढांचा, अर्थव्यवस्था आदिकालीन विशेषताओं को लिए होते हैं। किंतु यह विकास की मुख्य इकाई से पिछड़ने के कारण गरीब, पीड़ित जनसमूह के रूप में रह गए हैं। आदिवासियों ने भी कालांतर में आत्म संरक्षण के लिए अपने शोषकों के खिलाफ आंदोलन किए हैं। आदिवासी आंदोलनों में सन 1882 से 1885 और सन 1996 का मुफला विद्रोह, सन 1873 का पौना विद्रोह, सन 1917 का मणिपुर के थोड़ाई कुकियो विद्रोह प्रमुख है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग मुक्ति आंदोलन। तो सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग मुक्ति आंदोलन, इसका स्वरूप पूरी तरह भारत की सामाजिक संरचना पर आधारित है। सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग समस्या जाति व्यवस्था की थी। भारत की सामाजिक व्यवस्था में कुछ जातियों को हीन मानते हुए सबसे नीचे का स्थान प्रदान किया गया। इसका परिणाम यह निकला कि सदियों से कमजोर बना यह बड़ा तबका मुख्य धारा से अलग थलग रह गया और वे कार्य उन्हें सौंपे गए जो असाधारण, अलाभकारी और अपवित्र माने जाते थे। किंतु भारतीय पुनर्जागरण के दौर में जाति व्यवस्था को चिरस्थायी बनाने वाले राजनीतिक और आर्थिक आधार धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। स्वामी विवेकानंद,
एनी विशेन, ज्योतिबा फुले, मद्रास के बी पंटुलू और वेंकटरमण, श्री नारायण गुरुस्वामी ने अपनी जोरदार वाणी और कर्म से सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग मुक्ति का कार्य प्रारंभ किया। रामस्वामी नायरकर का स्वाभिमानी आंदोलन, द्रविड़ खड्गम आंदोलन, गांधी जी का अस्पृश्यता निवारण कार्य सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए महत्वपूर्ण आंदोलन रहे। सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के थे, जिन्होंने स्वयं संघर्ष करते हुए सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के स्वाभिमान को जागृत करने का प्रयास किया। इनके द्वारा किए गए प्रयासों में कुछ प्रमुख, अमरावती में अंबा देवी का मंदिर, उसमें प्रवेश की बात है। मुंबई में गणपति प्रांगण प्रवेश 1929 की बात है। नासिक में कालाराम मंदिर प्रवेश 1930 की बात है। तो सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के हितों को प्रकाश में लाने के उद्देश्य से डॉक्टर अंबेडकर ने मूक नायक 1920 तथा बहिष्कृत भारत सन 1927 में पाक्षिक प्रकाशन में अपना सक्रिय योगदान दिया। सन 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की, समता सैनिक दल की स्थापना की, स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना की। इसी के साथ ही साथ सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग का कार्यक्रम भी उन्होंने किया, जो काफी सफल रहा। परंतु फिर भी सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों दलित पैंथर्स। तो दलित पैंथर्स की स्थापना सन 1972 में महाराष्ट्र में हुई। दलित पैंथर्स युवाओं का एक संगठन था। दलित पैंथर्स नामक संगठन में ज्यादातर शहर की मलिन बस्तियों में रहने वाले युवा शामिल थे। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों दलित पैंथर्स के उद्देश्य क्या क्या थे। तो दलित पैंथर्स के जो उद्देश्य थे, उसमें पहला उद्देश्य दलित पैंथर का था जाति आधारित असमानता को समाप्त करना। ये इनका मुख्य उद्देश्य। दलित पैंथर की स्थापना का दूसरा उद्देश्य आरक्षण के नाम पर कानूनों को लागू करना। तीसरा उद्देश्य सामाजिक न्याय की स्थापना करना। चौथा उद्देश्य छुआछूत को पूरी तरह समाप्त करना। अब हम पढ़ेंगे बच्चों दलित पैंथर्स की गतिविधियां और सफलताएं। तो महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों में सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग पर बढ़ रहे अत्याचार से लड़ना दलित पैंथर्स की मुख्य गतिविधि थी। इस संगठन के बार बार मांग करने पर सन 1989 में एक कानून बनाया गया, जिसके अंतर्गत सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों पर अत्याचार करने पर कठोर सजा का प्रावधान किया गया। इस संगठन का व्यापक विचारात्मक एजेंडा जाति प्रथा को समाप्त करना था तथा भूमिहीन, गरीब किसान, शहरी औद्योगिक मजदूर और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों, जिसमें सभी वंचित वर्गों का एक संगठन बनाया गया। इस दौरान अनेक आत्मकथाएं एवं साहित्यिक रचनाएं भी लिखी गई। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कि आपातकाल के बाद दलित पैंथर्स ने चुनाव प्रक्रिया में भी भाग लेना शुरू कर दिया। इसके कारण इसमें कई विभाजन हुए। धीरे धीरे इसका प्रभाव कम हो गया। इसको जो सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों में स्थान प्राप्त था, धीरे धीरे वह अन्य संगठनों से प्राप्त होने लगा उसको समर्थन। इसमें कौन कौन से संगठन थे जिससे उनको समर्थन प्राप्त हुआ? इनमें वामसेप अथवा बैकवर्ड तथा माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन ये प्रमुख थे। वामसेप के गठन में प्रमुख सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग नेता काशीराम जी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। सन 1980 के दशक में उत्तर भारत में सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों की राजनीतिक अभिव्यक्ति के लिए काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी द्वारा सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के संघर्ष की विरासत को समेटने का प्रयास किया गया। इस पार्टी के प्रमुख प्रणेता थे ज्योतिबा फुले तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये दो प्रमुख प्रेरणा स्रोत व्यक्ति थे। अब हम पढ़ेंगे बच्चों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। किसी भी वस्तु का उपयोग करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है।
तो उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहते हैं जो वस्तुओं का उपभोग करता है। बच्चों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम परीक्षा में पूछा जाता है ना, तो इस अर्थ में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी वस्तु का उपभोग करता है और प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता होता है, क्योंकि वह जीवन भर अनेक वस्तुओं का उपभोग करता रहता है। बाजार का नियंत्रण उपभोक्ता के हाथों में होता है, इस अर्थ में कि उत्पादक उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनकी उपभोक्ता को आवश्यकता होती है, परंतु व्यवहार में स्थिति कुछ भिन्न होती है। उपभोक्ता संगठित नहीं होते जबकि उत्पादक संगठित होते हैं। क्योंकि उपभोक्ता असंगठित होता है, अतएव उत्पादक वर्गों के द्वारा उपभोक्ता के हितों की उपेक्षा की जाती है। ऐसे में यह आवश्यक है कि उपभोक्ता के हितों की रक्षा की जाए। उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जो चेतना है वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय के पश्चात हुई। सर्वप्रथम अमेरिका के राष्ट्रपति कनाडा ने पहली बार उपभोक्ताओं के 4 अधिकारों को स्वीकार किया। उसमें पहला अधिकार था सुरक्षा का अधिकार, दूसरा जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, तीसरा चयन का अधिकार और चौथा था सुनवाई का अधिकार। तो इन 4 अधिकारों के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 और अधिकारों को मान्यता प्रदान कर दी उपभोक्ता संरक्षण अधिकार के तहत। ये कौन कौन से 3 अधिकार थे जो उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ ने जोड़े? वो पहला था क्षतिपूर्ति का अधिकार, दूसरा उपभोक्ता की शिक्षा का अधिकार, तीसरा स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। तो भारत में उपभोक्ताओं के हित के लिए जो कानून पास किए गए हैं उसमें सर्वप्रमुख भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है। इसमें उपभोक्ताओं को वैधानिक तौर पर जो अधिकार दिए गए हैं वो इस प्रकार है। पहला अधिकार उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक माल के विपणन के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। दूसरा अधिकार माल की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, क्षमता तथा मूल्य के विषय में सूचना पाने का अधिकार। तीसरा अधिकार यथासंभव प्रतियोगी मूल्य पर माल की विभिन्न किस्में सुलभ कराए जाने का अधिकार। चौथा अधिकार शिकायत की समुचित सुनवाई का अधिकार। पांचवा अधिकार अनुचित व्यापारिक व्यवहार के विरुद्ध उपभोक्ता शिक्षा पाने का अधिकार। अब हम पढ़ेंगे बच्चों उपभोक्ता संरक्षण अधिकरणों की स्थापना। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिकरणों की स्थापना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सन 1986 की धारा 9 के अंतर्गत उपभोक्ताओं के विवादों का निपटारा करने के लिए 3 स्तर पर अर्धन्यायिक अधिकरणों की स्थापना की गई है। पहला उपभोक्ता विवाद निस्तारण जिला मंच, जिला स्तर पर होगा। दूसरा उपभोक्ता विवाद निस्तारण राज्य आयोग, ये राज्य स्तर पर होगा। तीसरा उपभोक्ता विवाद निस्तारण राष्ट्रीय आयोग, ये राष्ट्रीय स्तर पर होगा। इसे उपभोक्ता अदालत भी कहा जाता है। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों, ये मार्च 2020 की परीक्षा में आ चुका है। उपभोक्ता संरक्षण को प्रभावी बनाने के उपाय। तो बच्चों उपभोक्ता संरक्षण को प्रभावी बनाने के पहला उपाय है उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रचार माध्यमों जैसे दूरदर्शन, रेडियो और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से शिक्षित किया जाना चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण को प्रभावी बनाने का दूसरा उपाय बच्चों उपभोक्ता संरक्षण कानूनों को सरल ढंग से उपभोक्ताओं को समझाया जाना चाहिए। तीसरा उपाय बच्चों उपभोक्ता आंदोलन को ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित किया जाना चाहिए। चौथा उपाय बच्चों उपभोक्ता आंदोलन में महिलाओं को सक्रिय सहभागिता दी जानी चाहिए। पांचवा उपाय बच्चों मिलावट आदि की रोकथाम के लिए स्थान स्थान पर प्रयोगशालाएं खोली जानी चाहिए। अब हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पढ़ेंगे बच्चों, चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन, इसमें हम पहला इसका क्षेत्र एवं पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ते हैं। तो चिपको आंदोलन इसकी शुरुआत उत्तराखंड के 2-3 गांव में हुई थी। इसके पीछे एक कहानी है। गांव वालों ने वन विभाग से कहा कि खेती बाड़ी के औजार बनाने के लिए हमें एश ट्री काटने की अनुमति दी जाए।
वन विभाग ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। जो भी हो, विभाग ने खेल सामग्री के एक विनिर्माता को जमीन का यही टुकड़ा व्यावसायिक प्रयोग के लिए आवंटित कर दिया। परिणाम स्वरूप इससे गांव वालों में रोष पैदा हुआ और उन्होंने सरकार के इस कदम पर विरोध किया। यह विरोध जल्द ही उत्तराखंड के अन्य इलाकों में फैल गया। क्षेत्र की पारिस्थितिकी और आर्थिक शोषण के कई बड़े सवाल उठने लगे। आंदोलन से जुड़ा दूसरा प्रश्न बच्चों, उत्तराखंड राज्य क्षेत्र की परिस्थितिकी और आर्थिक शोषण के कई बड़े सवाल उठने लगे। उसमें दो प्रमुख सवाल थे कि पहला सवाल उसमें गांव वासियों ने मांग की कि जंगल की कटाई का कोई भी ठेका बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए और स्थानीय लोगों का जल, जंगल और जमीन जैसे जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर कारगर नियंत्रण होना चाहिए। लोग दूसरा जो कारण था बच्चों, लोग चाहते थे कि सरकार लघु उद्योगों के लिए कम कीमत की सामग्री उपलब्ध कराए और इस क्षेत्र के पारिस्थितिकीय संतुलन को नुकसान पहुंचाए बगैर यहाँ का विकास सुनिश्चित करें। आंदोलन ने भूमिहीन वन कर्मचारियों का आर्थिक मुद्दा भी उठाया और न्यूनतम मजदूरी की गारंटी की मांग की। अब हम पढ़ेंगे बच्चों तीसरा, चिपको आंदोलन में महिलाओं की भूमिका। तो चिपको आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय भूमिका दी, सक्रिय रूप से भागीदारी ली। यह आंदोलन एक नया पहलू था। इलाके में सक्रिय जंगल कटाई के ठेकेदार यहाँ के पुरुषों को शराब की आपूर्ति का भी व्यवसाय करते थे। महिलाओं ने शराबखोरी की लत के खिलाफ भी लगातार आवाज उठाई। इस आंदोलन का दायरा विस्तृत हुआ और इसमें कुछ और सामाजिक मसले आकर जुड़ गए। अब हम पढ़ेंगे बच्चों चिपको आंदोलन की सफलताएं। आखिरकार इस आंदोलन को सफलता मिल ही गई और सरकार ने 15 सालों के लिए हिमालयी क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी ताकि इस अवधि में क्षेत्र का वनाच्छादन फिर से ठीक हो जाए। इस आंदोलन की सफलता तो है ही, साथ ही इसमें यह भी याद रखना होगा कि यह आंदोलन 70 के दशक और उसके बाद के सालों में देश के विभिन्न भागों में उठे अनेक जन आंदोलनों का प्रतीक बनकर भी सामने आए। अब हम पढ़ेंगे बच्चों नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन में पहली बात थी बच्चों कि 20वीं शताब्दी के 8वें दशक के प्रारंभ में भारत के मध्य भाग में स्थित नर्मदा घाटी में विकास परियोजना के तहत मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरने वाली नर्मदा तथा उसकी सहायक नदियों पर 30 बड़े 135 मंझोले तथा 300 छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन में दूसरी बात बच्चों, गुजरात के सरदार सरोवर और मध्य प्रदेश के नर्मदा सागर बांध के रूप में दो सबसे बड़ी और बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्धारण किया गया। नर्मदा नदी के बचाव में नर्मदा बचाओ आंदोलन चला। इस आंदोलन ने बांधों के निर्माण का विरोध किया। नर्मदा बचाओ आंदोलन इन बांधों के निर्माण के साथ साथ देश में चल रही विकास परियोजनाओं के औचित्य पर भी सवाल उठाया। नर्मदा बचाओ आंदोलन से तीसरा महत्वपूर्ण बात बच्चों, सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत एक बहुउद्देशीय विशाल बांध बनाने का प्रस्ताव है। बांध समर्थकों का कहना है कि इसके निर्माण से गुजरात के एक बहुत बड़े हिस्से 3 पड़ोसी राज्यों में पीने का पानी, सिंचाई, बिजली के उत्पादन की सुविधा मुहैया कराई जा सकेगी तथा कृषि उपज में गुणात्मक बढ़ोतरी होगी। बांध की उपयोगिता इस बात से भी जोड़कर देखी जा रही थी कि इससे बाढ़ और सूखे की आपदाओं पर अंकुश लगाया जा सके। नर्मदा बचाओ आंदोलन की चौथी महत्वपूर्ण बात बच्चों, प्रस्तावित बांध के निर्माण से संबंधित राज्यों के 245 गांव डुबान क्षेत्र में आ रहे थे। अतः प्रभावित गांव के करीब 2.5 लाख लोगों के पुनर्वास का मुद्दा सबसे पहले स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उठाया। इन गतिविधियों को एक आंदोलन की शक्ल 1988 और 89 के दौरान मिली, जब कई स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों ने खुद को नर्मदा बचाओ आंदोलन के रूप में गठित किया। पांचवी महत्वपूर्ण बात, आरंभ में नर्मदा बचाओ आंदोलन ने यह मांग रखी कि परियोजना से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभावित सभी लोगों का समुचित पुनर्वास किया जाए
आंदोलन के लोगों ने इस महाकाय परियोजनाओं के निर्माण की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने इस पर जोर दिया कि ऐसी परियोजना का निर्णय प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों की भागीदारी होनी चाहिए और जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर उनका नियंत्रण होना चाहिए। छठी महत्वपूर्ण बात बच्चों, नर्मदा बचाओ आंदोलन में जो भी हो, यह आंदोलन सफलता के साथ ही नर्मदा बचाओ आंदोलन को बांध निर्माण पर रोक लगाने की मांग उठाने पर तीखा विरोध भी झेलना पड़ा। आलोचकों का कहना है कि आंदोलन का अड़ियल रवैया विकास की प्रक्रिया, पानी की उपलब्धता और विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों नर्मदा बचाओ आंदोलन। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार को बांध का काम आगे बढ़ाने की हिदायत दी थी, लेकिन साथ ही उसे यह भी आदेश दिया गया कि प्रभावित लोगों का पुनर्वास सही ढंग से किया जाए। अब हम पढ़ेंगे बच्चों नेशनल फिश वर्कर्स फोरम आंदोलन, जिसको हम कहते हैं NFF, नेशनल फिश फोरम। तो हम जानते हैं बच्चों कि मछुआरों की संख्या के लिहाज से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। अपने देश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही तटीय इलाकों में देसी मछुआरों समुदायों के हजारों हजार परिवार मछली मारने के पेशे में संलग्न है। सरकार ने जब मशीनीकृत मत्स्य आकेट और समुद्र के बड़े पैमाने पर मत्स्य दोहन के लिए बॉटम ट्रॉलिंग जैसे प्रौद्योगिकी के उपयोग की अनुमति दी, तो मछुआरों के जीवन और आजीविका के आगे संकट आ खड़ा हुआ। पूरे 70 और 80 के दशक के दौरान मछुआरों के स्थानीय स्तर के संगठन अपनी आजीविका के मसले पर राज्य सरकार से लड़ते रहे। चूंकि मत्स्य आकेट राज्य सूची का विषय है, इसलिए मछुआरे जो है ज्यादातर क्षेत्रीय स्तर पर ही लामबंद हुए। सन 1980 के दशक में मध्यवर्ती वर्षों में आर्थिक उदारीकरण की नीति की शुरुआत हुई, तो इससे बाध्य होकर मछुआरों की स्थानीय संगठनों ने अपना एक राष्ट्रीय मंच बनाया। इसका नाम नेशनल फिश वर्कर फोरम रखा गया। केरल के मछुआरों ने अपने पेशा साथियों को लामबंद करने के मुख्य जिम्मेदारी निभाई। इसके अंतर्गत दूसरे राज्यों के हम पेशा महिलाओं को भी अपने साथ लामबंद करने का जिम्मा शामिल किए। नेशनल फिश वर्कर फोरम ने सन 1997 में केंद्र सरकार के साथ अपनी पहली कानूनी लड़ाई लड़ी और उसमें सफलता भी उनको मिली। इसी क्रम में इसके कामकाज ने एक ठोस रूप भी ग्रहण कर लिया। यह लड़ाई सरकार की इस खास नीति के खिलाफ थी। केंद्र सरकार की इस नीति के अंतर्गत व्यावसायिक जहाजों को गहरे समुद्र में मछली मारने की इजाजत दी गई। इस नीति के कारण अब बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए इस क्षेत्र के दरवाजे खुल गए थे। सन 1990 के दशक में ये जो संगठन है केंद्र सरकार के साथ अनेक कानूनी लड़ाइयां लड़ी और सार्वजनिक संघर्ष किए। इस मंच ने लोगों के हितों के रक्षा के प्रयास किए जो अपने जीवन यापन के लिए मछली मारने के पेशे से जुड़े थे, न कि उनके जो इस क्षेत्र में महज लाभ के लिए निवेश करते थे। ये जो आंदोलन है एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान था। हड़ताल का यह आह्वान विदेशी कंपनियों को सरकार द्वारा मछली मारने के लाइसेंस जारी करने के विरोध में किया गया था। और ये जो आंदोलन है इसने पारिस्थितिकी की रक्षा और मछुआरों के जीवन को बचाने के लिए विश्व भर में समधर्मा संगठनों के साथ हाथ मिलाया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों महिला सशक्तिकरण। तो महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय, तो महिला सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष लाकर उनके हितों के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करके उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास का पुनर्वलन किया जाना है, ताकि वे अपनी परंपरागत प्रवृत्ति के आवरण से बाहर निकलकर आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बन सके। यह प्रयास उनकी योग्यता तथा चतुर्दिक सशक्तिकरण करता है ताकि उनकी अभिरुचि स्पष्ट हो सके, संसाधनों का समुचित उपयोग किया जा सके और परिवार एवं समुदाय में सहभागी संबंधों का पूरा लाभ उठाया जा सके।
दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य सामाजिक सुविधाओं की उपलब्धता, राजनीतिक और आर्थिक नीति निर्धारण में भागीदारी, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के तहत सुरक्षा, प्रजनन अधिकारों से है। सशक्तिकरण का किसी कार्य को करने या रोकने की क्षमता से है जिसमें महिलाओं को जागरूक करके उन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधित साधनों का उपयोग कराए जाने से है, ताकि उनके लिए सामाजिक न्याय और पुरुष महिला समानता का लक्ष्य हासिल हो सके। महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य महिलाओं की प्रगति, विकास और आत्मशक्ति को निश्चित करना है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता और स्वरूप। तो महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता इस बात में निहित है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्हें पुरुषों से निम्न स्तर मानते हुए उनके साथ भेदभाव किया जाता रहा है। वर्तमान काल में आवश्यकता और स्वरूप को लेकर दो प्रकार के दृष्टिकोण प्रचलित हैं। पहला दृष्टिकोण महिला और पुरुष क्षमताओं में एक समान है, अतएव व्यवहार में उनके प्रति समरूपता होनी चाहिए तथा उनके लिए एक जैसे कानून होने चाहिए। दूसरा दृष्टिकोण महिला पुरुष से कई रूपों में भिन्न होती है। जैविकी, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महिलाएं विशिष्ट होती है। उन्हें समान अधिकार और समान सुविधाएं मिलनी चाहिए। उनके विशिष्ट गुणों को विकसित करने की दृष्टि से भी उनको वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। महिलाओं के अधिकार तथा कानूनी अधिकारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सन 1990 में संसद में महिलाओं हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना के लिए एक कानून पारित किया। यह कानून 31 जनवरी सन 1992 को अस्तित्व में आया, जब हमारे देश में एक राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कर दी गई। अब हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों, सूचना का अधिकार आंदोलन। तो सूचना का अधिकार, इस आंदोलन के अंतर्गत जन आंदोलन की सफलता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण, यह आंदोलन सरकार के लिए एक बड़ी मांग को पूरा करने में सफल रहा है। इस आंदोलन की शुरुआत सन 1990 में और इसका नेतृत्व मजदूर किसान शक्ति संगठन ने, राजस्थान में काम कर रहे एक संगठन ने सरकार के सामने यह मांग रखी कि अकाल, राहत कार्य और मजदूरों को दी जाने वाली पगार के रिकॉर्ड का सार्वजनिक खुलासा किया जाए। यह मांग राजस्थान के एक बेहद पिछड़े इलाके भीम तहसील में सबसे पहले उठाई गई। इस मुहिम के तहत ग्रामीणों ने प्रशासन से अपने वेतन और भुगतान के बिल उपलब्ध कराने को कहा। दरअसल इन लोगों को लग रहा था कि स्कूलों, डिस्पेंसरी, छोटे बांधों तथा सामुदायिक केंद्रों के निर्माण कार्य के दौरान उन्हें दी गई मजदूरों में भारी घपला हुआ है। कहने के लिए ये विकास परियोजनाएं पूरी हो गई थी, लेकिन लोगों का मानना था कि ये सारे काम में धन की हेराफेरी हुई। पहले सन 1994 और उसके बाद सन 1996 में मजदूर किसान शक्ति संगठन ने जन सुनवाई का आयोजन किया और प्रशासन को इस मामले में अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा। आंदोलन के दबाव में सरकार को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करना पड़ा। नए कानून के तहत जनता को पंचायत के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने की अनुमति मिल गई। संशोधन के बाद पंचायतों के लिए बजट, लेखा, खर्च, नीतियों और लाभार्थियों के बारे में सार्वजनिक घोषणा करना अनिवार्य कर दिया गया। अब पंचायतों को इन मदों के बारे में नोटिस बोर्ड या अखबारों में सूचना देनी होती है। सन 1996 में दिल्ली में सूचना के अधिकार को लेकर राष्ट्रीय समिति गठन किया गया। इस कार्रवाई का लक्ष्य सूचना के अधिकारों को राष्ट्रीय अभियान का रूप देना था। इससे पहले कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, जिसको उपभोक्ता शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र कहा जाता है, प्रेस काउंसिल तथा शौर्य समिति ने सूचना के अधिकार का एक मसौदा तैयार किया था। सन 2002 में सूचना की स्वतंत्रता नाम का एक विधेयक पारित हुआ था। यह एक कमजोर अधिनियम था और इसे अमल में नहीं लाया गया था।
सन 2004 में सूचना के अधिकार के विधेयक को सदन में रखा गया। जून सन 2005 में विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी हासिल हो गई। अब हम पढ़ेंगे बच्चों अन्ना हजारे व भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन। तो नए सामाजिक आंदोलन में एक प्रमुख नया आंदोलन प्रसिद्ध गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के द्वारा सन 2011-12 में दिल्ली में चलाया गया भ्रष्टाचारी विरोधी आंदोलन, जिसने शीघ्र ही देशव्यापी रूप धारण कर लिया। देश के विभिन्न शहरों में युवकों, छात्रों तथा अन्य जागरूक वर्गों का इस आंदोलन को व्यापक समर्थन मिला। आंदोलन के समर्थन में देश के विभिन्न शहरों में इस अवधि में धरने, रैलियां और गोष्ठियों का आयोजन किया गया। इस आंदोलन में जन समर्थन जुटाने तथा आंदोलनकारियों को संगठित करने के लिए आधुनिक सामाजिक मीडिया जैसे SMS, ट्विटर, फेसबुक आदि का भी सफल प्रयोग किया गया। इस आंदोलन को इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से भी हम जानते हैं। 31 मार्च सन 2013 को चुनाव में किसी प्रत्याशी को रिजेक्ट करने के लिए अन्ना हजारे ने अमृतसर शहर से जनतंत्र यात्रा की शुरुआत की। बाद में सन 2013 में सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश से चुनाव में मतदाताओं को सभी प्रत्याशियों को अस्वीकृत करने का नोटो अर्थात नन ऑफ द ऑप्शन अधिकार प्राप्त हुआ। अब हम पढ़ेंगे बच्चों मंडल आयोग की रिपोर्ट का क्रियान्वयन व उसके बाद। तो मंडल आयोग संविधान निर्माताओं की कल्पना के अनुरूप भारतीय संविधान के समाज के पिछड़े वर्गों के आर्थिक और शैक्षिक विकास तथा परंपरागत सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई। संविधान के अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि शासन समाज के उन वर्गों की उन्नति के लिए विशेष व्यवस्था कर सकेगा जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत शासन को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह उन पिछड़े वर्गों के लिए सेवाओं में और पदों में आरक्षण कर सके जिन्हें इनके अनुसार सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिला हो। संविधान के अनुच्छेद 340 में यह व्यवस्था भी की गई है कि राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की परिस्थितियों और काम के संबंध में उनकी कठिनाइयों का पता लगाने के लिए एक आयोग की नियुक्ति भी कर सकता है, जो इन कठिनाइयों को दूर किए जाने के विषय में केंद्रीय व राज्य सरकारों को आवश्यक परामर्श दे सकेगा। अब हम पढ़ेंगे बच्चों मंडल आयोग की रिपोर्ट का क्रियान्वयन व उसके बाद। तो बच्चों संविधान के अनुच्छेद 340 के द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने काका कालेलकर की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की। काका कालेलकर आयोग, तो ये काका कालेलकर आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा 29 जनवरी सन 1953 को किया गया। काका कालेलकर आयोग के द्वारा अपनी रिपोर्ट सन 1955 में प्रस्तुत की गई। आयोग को यह दायित्व दिया गया कि वे ऐसे मानकों का निर्धारण करें जिनके आधार पर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान कर उन्हें पिछड़े वर्ग में शामिल किया जा सके तथा इस वर्ग की समस्याओं की पहचान का भी दायित्व सौंपा गया। पिछड़े वर्गों की सूची बनाने में आयोग ने जाति को ही प्रमुख आधार बनाया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों ये काका कालेलकर आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या क्या थी। तो काका कालेलकर आयोग की पहली सिफारिश थी कि प्रथम श्रेणी की सेवाओं में 25% आरक्षण किया जाए पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए। दूसरा, मेडिकल, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा में 70% आरक्षित किया जाए। तीसरा, द्वितीय श्रेणी की सेवाओं में न्यूनतम 33.5% स्थान आरक्षित किया जाए। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं में न्यूनतम 40% आरक्षण किया जाए। आयोग द्वारा पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने की सिफारिश की गई थी। भारत सरकार ने यह महसूस किया कि इस आयोग ने सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार जाति को बनाया
किंतु जाति समूह को पिछड़े भाग का पता नहीं लगा। अतः काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को निरस्त करते हुए भारत सरकार ने राज्य सरकारों की पिछड़े वर्ग की पहचान करने हेतु सर्वेक्षण कराने को कहा। अब हम पढ़ेंगे बच्चों मंडल आयोग। तो मंडल आयोग 1 जनवरी सन 1979 को राष्ट्रपति द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन हुआ। इसके अन्य सदस्य थे एल आर नायक, दीवान मोहनलाल, न्यायमूर्ति आर एस भोला तथा के सुब्रमण्यम। अब ये मंडल आयोग की जो मुख्य सिफारिशें क्या क्या थी, तो मंडल आयोग की जो मुख्य सिफारिशों में पहले सिफारिश थी पिछड़े वर्ग के लिए सेवाओं में 27% आरक्षण, दूसरा पदोन्नति में 27% आरक्षण, तीसरा राज्य सरकार की सेवाओं अनुदान प्राप्त निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था, चौथा विश्वविद्यालयों तथा कॉलेज में प्रवेश में आरक्षण, पांचवा आयु सीमा में भी छूट दी जाए। तो बच्चों मंडल आयोग की सिफारिशों को लेकर कई कटु प्रतिक्रियाएं भी सामने आई, किंतु प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 7 अगस्त सन 1990 को संसद में पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने की घोषणा की। अक्टूबर सन 1990 को आरक्षण पर स्थगन आदेश जारी किया गया, जिसे 16 नवंबर सन 1992 को सर्वोच्च न्यायालय ने वैध मान लिया और वैध मान करके उसको लागू करने योग्य बता दिया। परंतु इसी के साथ ही न्यायालय ने इसमें और नए बिंदु भी जोड़े। तो अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए अब कौन कौन जो न्यायालय ने जोड़ी उसमें था पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, पिछड़ी जातियों के लोग हैं, उसमें जो संपन्न व्यक्ति है उनको क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा, आरक्षण केवल नौकरियों में होगा, पदोन्नति में नहीं। वास्तव में अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीति में सुधार के साथ ही देश में राजनीतिक समीकरण बदल गए। नौकरी में आरक्षण के सवाल पर वाद विवाद से यह वर्ग अपनी पहचान को लेकर ज्यादा सजग हुआ। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां इन्हें अपनी ओर लामबंद करते नजर आई। अब हम पढ़ेंगे बच्चों जन आंदोलन की प्रमुख कमियां और त्रुटियां। तो जन आंदोलन की प्रमुख कमियों का हम निम्न रूप में वर्णन कर सकते हैं। पहली त्रुटि जन आंदोलन का, जन आंदोलनों के माध्यम से लामबंद किए जाने वाली जनता सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित व अधिकारहीन वर्गों से संबंध रखती है, परंतु जन आंदोलनों द्वारा अपनाए गए तौर तरीकों का उनको पता चलता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इन वंचित समूहों को अपनी बात प्रकट करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिलता। दूसरा, जन आंदोलन की दूसरी त्रुटि, इस जन आंदोलन का कुल असर सार्वजनिक नीतियों पर काफी सीमित रहा, क्योंकि समकालीन सामाजिक आंदोलन किसी एक मुद्दे के आसपास ही जनता को लामबंद करते हैं। इस प्रकार समाज के किसी एक वर्ग का ही प्रतिनिधित्व कर पाते हैं। तीसरी त्रुटि, लोकतांत्रिक राजनीति वंचित वर्गों के व्यापक गठबंधन को लेकर ही चलती है, परंतु जन आंदोलनों के नेतृत्व में यह बात संभव नहीं हो पाती। चौथी त्रुटि, पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक दलों व जन आंदोलनों का परस्पर संबंध कमजोर होता गया है। इससे राजनीति में एक सुनेपन का माहौल आया है तथा यह एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों जन आंदोलन भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाता है। तो भारतीय जन आंदोलन भारतीय लोकतंत्र को किस प्रकार सुदृढ़ बनाता है, अब उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो जन आंदोलन अथवा सामाजिक आंदोलन भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाते हैं। जन आंदोलन अथवा सामाजिक आंदोलन का अर्थ केवल सामूहिक कार्यवाही कोई करना नहीं होता, बल्कि आंदोलन एक काम को संबंधित लोगों को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक भी बनाता है। भारत में चलने वाले विभिन्न सामाजिक आंदोलनों ने लोगों को इस संबंध में जागरूक बनाया है तथा लोकतंत्र को मजबूत किया है। भारत में समय समय पर चिपको आंदोलन, ताड़ी आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, सरदार सरोवर परियोजना,
इससे संबंधित आंदोलन चलते रहे। इन आंदोलनों ने कहीं न कहीं भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया है। इन सभी आंदोलनों का उद्देश्य भारतीय दलीय राजनीति की समस्या को दूर करना है। सामाजिक आंदोलनों ने उन वर्गों के सामाजिक आर्थिक हितों को उजागर किया है जो कि समकालीन राजनीति के द्वारा नहीं उभारे जा रहे हैं। इस प्रकार सामाजिक आंदोलनों ने समाज के गहरे तनाव और जनता के क्रोध को एक सकारात्मक दिशा देकर भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ किया है। अतः जिस आंदोलन में इतनी बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं उसको समाज की स्वीकृति भी प्राप्त होती है तथा इससे देश में लोकतंत्र को मजबूती भी मिलती है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, जन आंदोलन से हमको क्या क्या शिक्षा प्राप्त होती है। तो जन आंदोलन से शिक्षाएं, तो पहली शिक्षा हमको जन आंदोलन से ये मिलता है कि जन आंदोलन का इतिहास हमें लोकतांत्रिक राजनीति को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। दूसरी शिक्षा, सामाजिक आंदोलनों ने समाज के उन वर्गों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं को अभिव्यक्ति दी है जो अपनी दिक्कतों को चुनावी राजनीति के जरिए हल नहीं कर पा रहे थे। जन आंदोलन से तीसरी शिक्षा बच्चों, विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए ये आंदोलन अपनी बात रखने का बेहतर माध्यम बनकर उभरे हैं। समाज के गहरे तनावों और जनता के क्रोध को एक सार्थक दिशा देकर आंदोलनों ने एक तरह से लोकतंत्र की रक्षा की है। सक्रिय भागीदारी के नए रूपों का प्रयोग ने भारतीय लोकतंत्र के जनाधार को बढ़ाया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों जन आंदोलन की आलोचना। तो इन जन आंदोलनों के आलोचक अक्सर यह दलील देते हैं कि हड़ताल, धरना और रैली जैसे सामूहिक कार्रवाइयों से सरकार का कामकाज और उस पर बुरा असर पड़ता है। सरकार पर कामकाज के बुरे असर पड़ने से कई प्रकार के कार्य प्रभावित होते हैं। उसके अनुसार इस गतिविधियों से सरकार की निर्णय प्रक्रिया बाधित होती है तथा रोजमर्रा की लोकतांत्रिक व्यवस्था भी भंग होती है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, महिलाओं ने शराब माफिया को हराया। तो चित्तूर जिले के कलिनारी मंडल स्थित गुंडलूर गांव की महिलाएं अपने गांव में ताड़ी की बिक्री पर पाबंदी लगाने के लिए एकजुट हुई। इन्होंने अपनी बात गांव के ताड़ी विक्रेता तक पहुंचाई। महिलाओं ने गांव में ताड़ी लाने वाली जीप को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। जब गांव के ताड़ी विक्रेता ने ठेकेदार को इसकी सूचना दी तो ठेकेदार ने उसके साथ गुंडों का एक दल भेजा। गांव की महिलाएं इससे भी नहीं डरी। ठेकेदार ने पुलिस को बुलाया लेकिन पुलिस भी पीछे हट गई। एक सप्ताह बाद ताड़ी की बिक्री का विरोध करने वाली महिलाओं पर ठेकेदार ने गुंडों के द्वारा सरियों और घातक हथियारों से हमला किया। लेकिन गुंडों के हमले के बावजूद महिलाओं की एकजुटता बरकरार रही और अंततः ठेकेदार और गुंडों को हार माननी पड़ी। फिर महिलाओं ने 3 जीप ताड़ी को फेंक दिया। इसी के साथ ही बच्चों आज की हमारी ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।